मैथ क्लास 10th में आपका स्वागत है। अपन प्रश्नावली दो का अध्ययन कर रहे हैं। इसमें प्रश्नावली 2.2 में चौथा सवाल है अपना। देखिए चौथा सवाल क्या है। किसी खेल के मैदान के वृत्ताकार पथ पर मैदान का एक चक्कर पूरा करने में रमन को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी वृत्ताकार पथ पर मैदान के एक चक्कर पूरा करने में अनुप्रिया को 12 मिनट का समय लगता है। दोनों अलग अलग स्पीड से दौड़ते हैं, तो रमन तो 18 मिनट में चक्कर लगाता है और अनुप्रिया 12 मिनट में चक्कर लगाती है। माना कि दोनों एक ही स्थान से और एक ही समय चलना प्रारंभ करते हैं तथा एक ही दिशा में चलते हैं, तो बताइए कि कितने समय बाद पुनः वे प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। कहने का मतलब यह है कि वृत्ताकार मैदान है और वृत्ताकार मैदान के चक्कर लगा रहे हैं। माना कि दोनों एक स्थान से चलना प्रारंभ करेंगे, तो एक तो 12 मिनट में चक्कर पूरा करता है, एक 18 मिनट में। तो आपको पता है कि 18 मिनट में और 12 मिनट में चक्कर पूरा करते हैं तो एक राउंड में घूमेंगे। दोनों ऐसे चलना प्रारंभ करें, इसी दिशा में चल रहे हैं, तो आपको पता है जब एक चक्कर पूरा होगा तो अनुप्रिया तो 12 मिनट में ही चक्कर पूरा करके पहुंच जाएगी यहाँ, और जबकि जो रमन है वो आपके 6 मिनट पीछे रह जाएगा। कितने पीछे रहेगा? 6 मिनट। तो एक चक्कर में 6 मिनट पीछे रहेगा, तो दूसरा चक्कर करेंगे वो, तो अनुप्रिया चक्कर करके आ जाएगी दूसरा, तो वो 6 मिनट और पीछे रह जाएगा, क्योंकि 18 मिनट में चक्कर को पूरा करता है रमन। तो 12 मिनट और तीसरी बार फिर वो पुनः चक्कर पूरा करेंगे, तो अनुप्रिया अपना 12 मिनट में समय चक्कर पूरा कर लेगी और रमन है जो 6 मिनट और पीछे रह जाएगा। तो इस तरीके से 18 मिनट एक चक्कर, जबकि अनुप्रिया तो कर लेगी 3 चक्कर पूरे हो जाएंगे और वो 2 चक्कर ही कर पाएगा। तो इसके लिए अपन पुनः प्रारंभिक स्थान पर आगे पीछे ऐसे घूमते चलें और वापस पुनः प्रारंभिक स्थान पर आए, तो इसके लिए अपन ज्ञात करेंगे, इनका एलसीएम ज्ञात करेंगे। तो लिखेंगे रमन एक चक्कर पूरा करने में पूरा करने में 18 मिनट लेता है। अनुप्रिया एक चक्कर पूरा करने में एक चक्कर पूरा करने में 12 मिनट का समय लेती है। 12 मिनट लेती है। अब देखिए दोनों पुनः प्रारंभिक स्थान पर, दोनों पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलने का समय ज्ञात करने के लिए 18 व 12 का एलसीएम ज्ञात करेंगे।
ज्ञात करेंगे तो 18 के अभाज्य गुणनखंड करोगे, साइड में कर सकते हैं अपन 18 के अभाज्य गुणनखंड और 12 के अभाज्य गुणनखंड। इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 2 का भाग जाएगा 9, 3 का भाग देंगे 3, 3 में 3 का भाग जाएगा एक बार, 12 में 2 का भाग देंगे तो 6, 6 में फिर 2 का भाग देंगे तो कितने आएंगे 3, 3 में 3 का भाग देंगे तो 1। इस तरीके से 18 का हो गया 2 गुणा 3 गुणा 3, लिख सकते हैं 2 की घात 1, 3 की घात 2। ऐसे मान देखिए 12 के अभाज्य गुणनखंड किए हैं अपन ने, तो 12 के हो गए 2 गुणा 2 गुणा 3, तो 2 की घात 2 गुणा 3 की घात 1। तो यहां पर देखिए एलसीएम, एलसीएम में आपको बताया था कि यहां पर उच्चतम 2 यहां पर भी है 2 यहां पर भी है, चाहे मिले चाहे नहीं मिले, कौन सी घात वाला लेते हैं, बड़ी घात वाले मान को लेंगे, तो 2 की घात 2 लेंगे, 3 की घात 2 यहाँ है, 3 की घात 1 यहाँ है, तो बड़ी घात वाले को लेंगे 3 की घात 2, तो 2 दूनी 4 और 3 दिया 9, तो 36 मिनट के बाद में वो पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिल जाएंगे। अतः रमन व अनुप्रिया, रमन व अनुप्रिया पुनः प्रारंभिक स्थान पर पुनः प्रारंभिक स्थान पर 36 मिनट बाद में मिल जाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए क्या ज्ञात करेंगे, एलसीएम ज्ञात करेंगे। जब दोनों दौड़ते हुए पुनः प्रारंभिक स्थान पर आएंगे तो इसके लिए अपन दोनों का एलसीएम ज्ञात करेंगे। अब देखिए अगला जो प्रश्न है, समझ ले, बार रमन एक चक्कर पूरा करने में 18 मिनट लेता है, अनुप्रिया एक चक्कर पूरा करने में 12 मिनट का समय लेती है। ठीक है, दोनों पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, एक ही दिशा में चल रहे हैं और एक ही स्थान से चलना प्रारंभ करा, एक ही दिशा में चल रहे हैं, एक ही स्थान पर चलना प्रारंभ करेंगे तो पुनः दोनों आगे पीछे दौड़ेंगे, क्योंकि अनुप्रिया 12 मिनट में चक्कर पूरा करती है और वह 18 मिनट में। इस तरीके से चक्कर पूरा करते हुए दौड़ते चलेंगे, तो ऐसी स्थिति आएगी जब दोनों पुनः प्रारंभिक स्थान पर आ जाएंगे, एक समय ऐसा आएगा। तो इस प्रकार का समय ज्ञात करने के लिए अपन क्या ज्ञात करेंगे, एलसीएम ज्ञात करेंगे दोनों समय का। तो 18 का 12 का एलसीएम निकाला तो 36 प्राप्त हुआ। अतः रमन और अनुप्रिया पुनः प्रारंभिक स्थान पर 36 मिनट बाद मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पांचवा, जो क्वेश्चन है, जिसमें एक संगोष्ठी है, प्रतियोगिता है, उस प्रतियोगिता में छात्र भाग ले रहे हैं। छात्रों ने क्या लिया है, संगोष्ठी में भाग लिया है, और भाग इस तरीके से है कि एक संगोष्ठी में हिंदी, अंग्रेजी, तथा गणित में भाग लेने वाले प्रतिभागियों
प्रतिभागियों की संख्या क्रमशः 60, 84 और 108 है। यदि प्रत्येक कमरे में बराबर संख्या में एक ही विषय के प्रतिभागी बैठाए जाते हैं तो आवश्यक कमरों की न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए अपना प्रश्न है, प्रश्न संख्या 5, 2.2 का 5वां जो सवाल है वह है कि एक संगोष्ठी में हिंदी, अंग्रेजी और गणित में भाग लेने वाले प्रतिभागियों की संख्या क्रमशः 60, हिंदी के 60 है, अंग्रेजी के 84 और गणित के विद्यार्थी जो हैं छात्र वो 108 है। यदि प्रत्येक हर कमरे में बराबर संख्या में एक ही विषय के प्रतिभागी बैठाए जाते हैं तो बताइए कि न्यूनतम कितने कमरों की आवश्यकता होती है। जैसे मान लीजिए कि अपने स्कूल में कोई प्रतिभागी परीक्षा है, कोई भी प्रायोगिक प्रतियोगिता की कोई परीक्षा हो और उसमें अलग अलग विषय के अलग अलग छात्रों को बिठाया जाए, या मान लीजिए कि अपने अर्धवार्षिक परीक्षा है या वार्षिक परीक्षा है जिसमें जैसे मान लीजिए 8वीं के 60 विद्यार्थी हैं, 9वीं के 84 हैं और 10वीं के 108 हैं, उनको कमरों में बिठाना है परीक्षा देने के लिए, तो सबकी संख्या बराबर होनी चाहिए, हर कमरे में संख्या बराबर आनी चाहिए। तो कमरों की न्यूनतम संख्या ज्ञात करनी है, तो अपन ज्ञात करेंगे कि एक कमरे में कितने छात्र बिठाए जा सकते हैं। तो न्यूनतम शब्द है इसलिए कमरों की संख्या न्यूनतम है, तो हम प्रतिभागियों का क्या निकालेंगे, HCF ज्ञात करेंगे। प्रतिभागियों को बैठाने के लिए आवश्यक न्यूनतम कमरों की संख्या ज्ञात करने के लिए प्रतिभागियों की संख्या का HCF ज्ञात करेंगे। देखिए आप 60 का अंग्रेजी के हिंदी के 60 हैं, अंग्रेजी के 84 और गणित के 108 विद्यार्थी हैं।
आपको पहले ये निकालना है कि एक कमरे में कितने विद्यार्थी बैठे हैं। तो प्रतिभागियों को बैठाने के लिए आवश्यक न्यूनतम कमरों की संख्या ज्ञात करने के लिए प्रतिभागियों को पहले क्या ज्ञात करेंगे, HCF। उससे एक कमरे में बैठने वाले विद्यार्थी आ जाएंगे, तो इनका HCF निकालेंगे तो क्या आएगा, देखिए कि 60 के अभाज्य गुणांक ढूंढ करेंगे तो 2, फिर 2 आ जाएगा, 15 30, 15 आ जाएंगे, 3 गुणा 5, 2 की घात 2, 3 की घात 1, 5 की घात 1। इस तरीके से इनके अभाज्य गुणांक ढूंढ कर लें, साइड में चार में कर लो, 84 करेंगे तो 2 4 2 42, फिर 2 का भाग देंगे 21, फिर 3 का भाग देंगे 7 और 7 में 7 का भाग जाएगा। तो यहाँ लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 7, 2 की घात 2 गुणा 3 की घात 1 गुणा 7। इस तरीके से आप 108 के टुकड़े कर सकते हैं। 108 के अभाज्य गुणांक करेंगे तो क्या आएंगे, 2 का भाग देंगे तो 5 54, 2 का भाग देंगे 27, 3 का भाग देंगे 9, 3 का भाग देंगे 3। इस तरीके से आप अभाज्य गुणांक घट करके लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, 2 की घात 2, 3 की घात 3। अब इनका HCF का जो मान होगा क्या प्राप्त होगा, महत्तम समापवर्तक। HCF में आपको नोट डलवा करके लिख रखा था, जो सभी में उपस्थित हो, जो सभी में उपस्थित हो, वह अभाज्य गुणांक जो सभी में उपस्थित होना चाहिए। तो कितना है, 2 की घात 2 उपस्थित है और आपका 3 की घात, देखो यहाँ 1 है, यहाँ 1 है और यहाँ 3 है, तो न्यूनतम घात लेंगे, कितनी लेंगे, 1। अब 5 की घात 1 यहाँ है तो उसको नहीं लेंगे, 7 यहाँ है तो उसको भी नहीं लेना, क्योंकि वो अन्य में नहीं मिल रहा है। तो HCF में सभी में मिलना चाहिए और उन्हीं को लेते हैं जो न्यूनतम घात हो। तो यहाँ 2 है तो 2 सबसे न्यूनतम घात, सभी जगह 2 आ रही है तो 2 ले लेंगे। यहाँ 3 की घात 1, 3 की घात 1, 3 की घात 3, तो किसको लेंगे, 3 की घात 1 को लेंगे। तो देखिए 2 दूनी 4, 4 को 3 से गुणा करेंगे 12। तो एक कमरे में 12 विद्यार्थी बैठ सकते हैं। लिख देंगे एक कमरे में 12 प्रतिभागी बैठ सकते हैं। कमरों की संख्या, कमरों की संख्या, तो छात्र हैं तो एक कमरे में 12 बैठ सकते हैं, तो कुल छात्र कितने होंगे, तो इनको जोड़ लेंगे, कुल छात्रों की संख्या में भाग दे देंगे, कुल छात्रों की संख्या में किसका भाग दे देंगे, एक कमरे में छात्रों की संख्या का। तो 12 का भाग दे देंगे इनको जोड़ करके, तो जोड़िए 0 और 4 और 8, तो कितना देंगे 12, असल की 1, 7 7 और 8 15, आंसर की 1 1 252 भाग 2 का देंगे, 12 दूना 24, 1 बचेगा, 12 1 कम 12। तो 21 कमरों की आवश्यकता है। अतः प्रतिभागियों को बैठाने के लिए 21 कमरे चाहिए, कमरों की आवश्यकता है। आवश्यकता है। एक कमरे में कितने बैठ सकते हैं, तो बराबर आनी चाहिए हर कमरे में संख्या, तो बराबर आनी चाहिए, न्यूनतम कमरे चाहिए। तो पहले क्या ज्ञात करोगे, HCF निकालोगे और जो टोटल छात्रों की संख्या है, वे एक कमरे में 12 विद्यार्थी बैठ सकते हैं, तो 252 विद्यार्थी टोटल, कुल कितने 252। तो 252 विद्यार्थियों को बैठाने के लिए कितने कमरों की आवश्यकता है, तो 12 का क्या दे देंगे भाग, तो 21 कमरों की आवश्यकता है छात्रों को बिठाने के लिए।
देखिए अगली प्रश्नावली है 2.3। इसमें परिमेय और अपरिमेय, आप परिमेय और अपरिमेय संख्याओं की परिभाषा संख्या पद्धति में बताई थी, आपको समझाया था कि कौन सी संख्या परिमेय है और कौन सी अपरिमेय है। यहाँ देखिए 2.3 प्रश्नावली स्टार्ट करेंगे अपन। यहां पर आप परिमेय और अपरिमेय संख्या सिद्ध कर लेंगे। तो आपको पता है कि परिमेय संख्या कौन सी है और अपरिमेय कौन सी है। तो ये बात निश्चित है कि किसी भी परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या जोड़े, चाहे गुणा करें चाहे घटाएं चाहे भाग दें, अपरिमेय संख्या का रूट वाली संख्याएं अपरिमेय संख्या में आती हैं। आप जो सवाल देख रहे हैं ये किसी भी प्रकार की संख्या आ सकती है, तो आपको एक ही कोशिश करना है तो रूट वाली संख्या बाईं तरफ रहे, शेष सभी मानों को दाईं तरफ ले जाइए। ये अपना सवाल करने का सिद्ध करने के लिए इस चीज की आवश्यकता है। सवाल में संख्या किसी भी प्रकार की हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, एक परिमेय संख्या रहेगी और एक अपरिमेय संख्या रहेगी। तो सभी प्रश्नों को हल करने का एक ही तरीका है। तो देखिए पहला सवाल है इसका कि प्रमाणित कीजिए कि 5 माइनस रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। एक अपरिमेय संख्या है, यह आपको प्रमाणित करना है। इस चीज को अपन प्रमाणित करेंगे, सिद्ध करना है कि 5 माइनस रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। तो आपको पता है कि 5 तो परिमेय है और रूट 3 क्या है, अपरिमेय। लेकिन जब किसी भी परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या जोड़े, घटाएं, गुणा करें या फिर भाग देते हैं तो आपको अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होती है। सामान्यतः ये चीज है कि किसी भी परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या जोड़े चाहे घटाएं चाहे गुणा करें। ठीक है, अब यहां पर अपन बात कर रहे हैं 10th लेवल की बात कर रहे हैं कि कौन सी संख्या होगी, अपरिमेय है। आपको कोशिश ये करनी है कि अपरिमेय संख्या है उसको इधर की तरफ और शेष इधर की तरफ। सिद्ध करने के लिए इसका उल्टा मान करके चलेंगे, इसका विपरीत मान करके चलेंगे। सिद्ध करना है अपन को अपरिमेय संख्या। मैं लिख रहा हूं माना कि, सभी प्रश्नों में लिखने का तरीका यही रहेगा, माना कि 5 माइनस रूट 3 एक परिमेय संख्या है। अपन इसका उल्टा मान करके चले हैं कि यह एक परिमेय संख्या है। जब अपन को पता है कि कोई संख्या परिमेय संख्या होती है तो उसको अपन बटे में व्यक्त कर सकते हैं। तो 5 माइनस रूट 3 बराबर a बटे में b। यहां लिखेंगे कि a व b सहज अभाज्य पूर्णांक है तथा b नॉट इक्वल टू 0। b का मान शून्य के बराबर नहीं होना चाहिए। तो a व b कैसे हैं, सहभाज्य पूर्णांक है। आपको पता है कि 5 माइनस रूट 3 को अपन ने परिमेय संख्या मानी है तो उसको अपन बटे में लिख सकते हैं, p बटे q के रूप में अपन उसको दर्शा सकते हैं। तो अपन ने मान लिया कि इस संख्या को इस रूप में दर्शा दिया, a बटे b के रूप में अपन ने इसको व्यक्त कर दिया। तो a बटे b में दर्शाया, a व b कैसे पूर्णांक है, सहअभाज्य पूर्णांक है। ठीक है,
और b का मान 0 के बराबर नहीं होगा। ऐसी स्थिति में आपको पता है कि एक ही प्रक्रिया बता रखी है, आपको कोशिश ये करनी है कि रूट वाली संख्या इधर रहे, शेष मान इधर रहे। तो माइनस के √3 इधर और a बटे में b, तो 5 इधर जाएगा, किसका हो जाएगा माइनस। इसको हल करें, थोड़ा सा चिन्ह से गुणा कर लेते हैं, माइनस से, माइनस जो चिन्ह है से गुणा करने पर तो देखिए ऐसी स्थिति में क्या होगा, √3 प्लस का हो जाएगा, 5 तो प्लस का हो जाएगा और ये माइनस की हो जाएगी। अब आप इसके नीचे 1 लगा लीजिए, √3 बराबर ले से क्या आएगा इनका b ले से आ जाएगा, b ले से ले लिया, 1 का भाग b में देंगे, इन के जोड़ ढंग से आने चाहिए। आप यहां पर 1 का भाग b में देंगे तो b बार जाएगा, जो संख्या उतनी बार जाएगा, और b को किससे गुणा करेंगे 5 से, तो 5b आ जाएगा। माइनस b का भाग b में देंगे तो 1 बार, और 1 को a से गुणा करेंगे तो a आ जाएगा। अब यहां देखिए आपको पता है कि b भी पूर्णांक है, a भी पूर्णांक है, पूर्णांक संख्याओं में से पूर्णांक संख्याएं घटाते हैं, पूर्णांक में से पूर्णांक घटाएं तो आपको पता है परिमेय संख्या प्राप्त होती है, और पूर्णांक के भाग दें, और b का मान 0 के बराबर है नहीं, तो ये आपको पता है कैसी संख्या हो गई, ये परिमेय संख्या है। ऐसी संख्या है परिमेय, और हम जानते हैं कि √3 क्या है अपरिमेय। तो आपको पता है परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या समान नहीं हो सकती, तो यह उत्पन्न विरोधाभास के कारण मानी गई संकल्पना क्या है, ये वाली जो संकल्पना है वो असत्य है, वो परिमेय संख्या नहीं होगी। तो कौन सी संख्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी, ये अपन को लिखना है। तो यहाँ यही चीज लिखेंगे अपन कि लिखेंगे यहां 5b माइनस a बटे में b एक परिमेय संख्या है, जबकि हम जानते हैं कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है, यहां तब यहां उत्पन्न विरोधाभास के कारण मानी गई संकल्पना असत्य है। अतः मानी गई संकल्पना क्या है, असत्य है। अतः 5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है, इति सिद्ध। इस तरीके से आपको सिद्ध करना है। तो अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए सीधा तरीका यह है कि जिसको अपन को सिद्ध करना है कि ये अपरिमेय संख्या है। आप भी जानते हैं कि 5 परिमेय है और √3 अपरिमेय है, और ये चीज पहले अपन को पता है कि ये वास्तविक संख्या है,
ठीक है। अब अपन को पता है माना कि उल्टा मान करके चल रहे हैं, अपन को अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है, अपन इसको परिमेय संख्या मान करके चलेंगे। माना कि 5 माइनस रूट 3 एक परिमेय संख्या है, तो 5 माइनस रूट 3 a बटे b जब परिमेय संख्या है तो उसको p बटे q में या अंश बटे हर के रूप में लिखा जा सकता है। तो अपन a बटे b के रूप में लिख लिया। a व b कैसे पूर्णांक है? सहवाच्य पूर्णांक है और b का मान 0 के बराबर नहीं है, ठीक है। इसके बाद में आपको पता है कि 5 का पक्षांतर इधर किया तो 5 इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, यह माइनस रूट 3 है तो यह प्लस का रूट 3 आना चाहिए, इसलिए अपन ने माइनस चिन्ह से क्या कर दिया? गुणा कर दिया। तो ये तो प्लस का हो गया और ये प्लस की संख्या थी a बटे b, ये माइनस का, और 5 माइनस का वो किसका हो जाएगा? प्लस का। ये बटे में है तो इसके बटे में क्या लगा लेंगे? 1 लगा लेंगे, दोनों का एलसीएम लिया तो b आ जाएगा, और b यहाँ 1 का भाग b में देंगे b बार, b को 5 से गुणा करेंगे 5b माइनस 1, ये इसको तो क्या लिख देंगे अपन? परिमेय संख्या है, और हम जानते हैं कि रूट 3 क्या है? अपरिमेय संख्या। यहाँ उत्पन्न विरोधाभास के कारण मानी गई संकल्पना असत्य है, अतः 5 माइनस रूट 3 क्या है? अपरिमेय संख्या है। इति सिद्ध। ये अपन को सिद्ध